नमस्कार। मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ्स विद नीरज सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 10वीं क्लास के पहले चैप्टर का पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन और सभी को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक साथ नहीं करने जा रहे हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम एक जगह इकट्ठा करके पी वाई क्यू सीरीज के रूप में लेकर के आना है। तो आप सभी जो है प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अगर कहीं कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सब चलते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका निकल के आया है √64/81 प्लस √16/9। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम सब इसको, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत संख्या है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल संभव हो, जिस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, वो हमेशा ही परिमेय संख्या होता है। और जिस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल पाता है उसको हम सब अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको वर्गमूल निकाल के पहले हम देखते हैं कि इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि √64/81 और प्लस √16/9 ये है। तो इसमें आप देखिए कि 64 का वर्गमूल पता है कि 8 होता है और 81 का वर्गमूल पता है कि 9 होता है। फिर आप देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ तक में भी हम कह सकते हैं कि इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया है, इसलिए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपको और भी आगे जानना है तो फिर यहाँ देखिए एक नया पेज हम ड्रॉ करते हैं ये। और इसमें देखिए अगर आपके सामने कहीं पर एक दो परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या, एक इसको पेज को बड़ा कर लेते हैं। ये पहला परिमेय संख्या, ये क्या है, परेशानी है। ये आपका जो है एक परिमेय संख्या, एक और परिमेय संख्या है। अगर दो परिमेय संख्या है, ये दो परिमेय संख्या को हम जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, इनसे जो प्राप्त होगा हमेशा ही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे कि एक परिमेय संख्या था प्रीवियस, हाँ ये। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए 8/9 जो है आपका एक परिमेय संख्या है, 4/3 भी जो है आपका एक परिमेय संख्या है। और दो परिमेय संख्या को हम जोड़े, घटाएं, गुना करें या भाग करें, हर बार जो प्राप्त होगा इसको हम सब परिमेय संख्या के ही रूप में समझेंगे। तो इसका सही जवाब आराम से आप दे सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दो परिमेय संख्या हो या जिस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल ज्ञात हो जाए वो परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा ही परिमेय संख्या आती है। लेकिन अगर यही चीज जो है अपरिमेय के लिए रह जाता कि एक आपका जो है परिमेय संख्या है और एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो इसको हम जोड़े, घटाए, गुना करें या भाग करें, इससे मतलब नहीं है। अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो इनका जो गणितीय संक्रिया हम कह सकते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसे हम सब गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग हर बार परिमेय संख्या आ रहा था
और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है। और परीक्षा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 2 प्लस पाई कैसी संख्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस बात का कि 2 जो है ये 2 आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। विशेष जानकारी अगर चाहिए कि पाई कहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई आपको कहे कि पाई क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्लो वर्किंग है। अगर ये कोई वृत्त है ना, और वृत्त के परिधि में ये मान लीजिए एक हम इसका व्यास भी जो है ड्रॉ करते हैं। ओ फिर से आ गया ये लाइनिंग हो गया। ये देखिए आपका ये वृत्त का परिधि है, इस वाले एरिया को जो है सॉरी बात है, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए आपका इस वाले एरिया को हम सब वृत्त का परिधि बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि। और ये जो लाइन आप दिख रहा है इसको हम सब बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो जब वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता है तो हर बार एक नियत मान आ रहा था, एक अचर मान आ रहा था ना, और इस अचर मान को ही बोला गया कि पाई। पाई एक ग्रीक शब्द है जो अचर संख्या अचर मान आ रहा था। जब वृत्त के परिधि में व्यास से भाग दिया जा रहा था तो हर बार एक अचर मान आ रहा था, और इस अचर मान को ही हम सब पाई बोलते हैं। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन हिसाब बनाने के लिए बाकी सभी चीज को लागू करने के लिए जो है इसे हम सब 22/7 माने हैं, जबकि ऐसा है कहीं नहीं। 22/7 कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाई का मान 22/7 क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकता। परिमेय संख्या जो है ये परिमेय संख्या जो है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ये कथन गलत है। तो फिर अगर हम ये कह दें कि 22/7 जो है वो पाई के बराबर है, तो ये कथन भी सदा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए पाई के बारे में अभी आपको हम बताएं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो फिर ये परिमेय संख्या जो हुआ, ये परिमेय संख्या जो हुआ, ये अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो ये हिसाब बनाने के लिए सिर्फ माना गया और बताया गया कि पाई का जो मान है पूरा बराबर नहीं है, बल्कि वो 22/7 के बराबर, लगभग बराबर। तो पाई जो है वो आपका अपरिमेय संख्या ही है, और 22/7 परिमेय संख्या, दोनों इक्वली बराबर नहीं है, ये दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो पाई क्या है वो पता चला, पाई अपरिमेय संख्या है,
वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास से भाग देने पर हर बार एक नियत मान आ रहा था, अचर मान आ रहा था, अपरिमेय संख्या के बराबर। ठीक है, और इसी को जो है ग्रीक वालों ने पाई नाम दिया और बताया कि पाई का मान जो है 22/7 के निकटतम आ रहा है, पूरा पूरी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर फिर से हम आते हैं पिछला क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर कि अभी हम बता रहे थे आपको कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हम कुछ भी करते हैं तो हमेशा ही ये जो प्राप्त होगा उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हमेशा क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, तो पाई जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है और दू जो है आपका परिमेय संख्या है। तो दू और प्लस पाई अगर ये दोनों को हम जोड़े, घटाए, गुना करें या भाग करें, हर बार क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। अब हम सब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, फिर और आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए यही है। पहला में कह रहा दो अपरिमेय संख्या, पहला है 3 प्लस √6 और दूसरा है 3 माइनस √5 और कह रहा है का गुणनफल होगा। मतलब ये दोनों परिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर दोनों का नंबर सेम होता, जैसे 3 प्लस √6 और फिर ये 3 माइनस √6, अगर ऐसा होता तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ते और ये कहते कि दोनों का जो है दोनों एक दूसरे का संयुग्मी है। याद रखिएगा, अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तब इसको जो है कॉन्जुगेट कहा जाता है, हिंदी में इसको हम सब संयुग्मी कहते हैं। ठीक है, संयुग्मी। तो अगर ये संयुग्मी है एक दूसरे का तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते, 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 तिया 9 और माइनस √6 का स्क्वायर हो जाता 6 और कहते ये जो है 3 के बराबर आया। ये माइनस यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो 9 में छो गया 3, तो ये 3 जो आता है वो परिमेय संख्या आता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लस √6 है, एक माइनस √6 है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो कभी वर्गमूल संभव नहीं होगा, 6 × 30 रह ही जाएगा, इसलिए एक ऐसा संख्या है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है 3 नंबर का रहा इतना का सरलतम रूप है। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि 0.3 के ऊपर में रेकरिंग है तो आप पहले क्या करिए ना, पूरा संख्या को लिख दीजिए, जितना संख्या सब को इसे करके देखिए, लिख दीजिए, पूरा संख्या को लिख दीजिए और उसके नीचे में देखिएगा जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग का चिन्ह रहेगा, इस रेकरिंग वाले चिन्ह के लिए हम उतना ही 9 देंगे जितना के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो ये पहली वाला का जो मान हो गया, ये पहला वाला का मान निकल के आ गया 3/9 और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला है आपका 4/9। ठीक, तो पहला 3/9 और दूसरा 4/9, ये दोनों को जोड़ना है तो ऊपर में हो जाएगा आपका 7 और एलसीएम रहेगा 9, तो 7/9 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे आपको समझना है कि अगर ये 3.34 के ऊपर में रेकरिंग रहता है, एक क्वेश्चन देखिए अपने मन से ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है और इसको कहता है आपको कि p/q के रूप में लिखिए। आप पहले पूरी संख्या को लिख दीजिए, 33 पूरा संख्या लिखिए और इसमें अब आप सब देखिएगा कि जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितने संख्या के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 देंगे। रेकरिंग वाले अंक के लिए हम 9 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 9 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि दो संख्या पर रेकरिंग है, इसीलिए हम सब 2 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है, दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग का चिन्ह ना है। तो जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे
और जिस पर रेकरिंग नहीं है ना बाबू, उसके लिए हम जीरो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जीरो के लिए। तो यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद जो है कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है? एक अंक पर। तो इसके लिए जो है हम सब एक जीरो का प्रयोग करेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और काम करना था आपको कि घटाना भी पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको विस्तार से, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा मिल जाए 3.345, ठीक है, और ये दो संख्या के ऊपर में रेकरिंग हो इस तरीका से, तो आप क्या करिए, पहले पूरा संख्या को लिख लीजिए, 33 और 45 पूरा लिख लीजिए, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटा दीजिए। तो देखिए 3 3, 33 के ऊपर में कोई रेकरिंग नहीं, 33 के ऊपर में कोई रेकरिंग नहीं, तो ये हो गया आपका अंश का काम। ये हो गया आपका किसका काम? अंश का काम हो गया। अभी हर बाकी है आपका, तो अंश बटा हर को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये आपका अंश हो गया। हर में क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, जितना संख्या के ऊपर में ये रेकरिंग का सिंबल आप देख रहे हैं, ये रेकरिंग वाला जो अंक है, इस रेकरिंग वाला के लिए 9 का प्रयोग करेंगे। रेकरिंग वाला के लिए किसका प्रयोग करेंगे? 9 का। तो यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग था, 2 को 9 देंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए हम जीरो शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक अंक पर रेकरिंग नहीं था तो हमने एक जीरो का प्रयोग किया। अगर इसी तरीका से हम आपको एक और अंक ले लेते हैं इस तरीका से, और यहाँ पर दशमलव दे देते हैं 6 7, और ये 2 अंक पर ऐसे करके रेकरिंग देता, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें। तो आप पहले पूरा संख्या को लिख दीजिए। चलिए, ये आपका हो गया 35, 45 और 67। पूरा संख्या को लिखिएगा, उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा दीजिएगा। 45 35, 35 45 घटा दीजिए, और इसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग है, रेकरिंग वाले शब्द के लिए जो है हम सब उतने 9 का प्रयोग करेंगे। जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 देंगे, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम जीरो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 जीरो दिए। अब बाकी इसको आप सब हटा कर मतलब हल कर लीजिएगा। घटाओ रे घटाना है, जोड़ रहे जोड़ना, कटता है काटिए, नहीं कटता छोड़ दीजिए। यही इसका जो है आंसर है। तो इस तरीका से आप सब आगे कर सकते हैं। कौन सा? टी बटा क्यू के रूप में लिखें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 156। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। 156 का मान दिया हुआ है 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y और प्लस 13 पर पावर z। इतना दिया हुआ है, करा आपसे कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सब गधा का तुलना गधा से करते हैं और आदमी का तुलना आदमी से करते हैं। अपने नाक की तुलना अपने जैसे इंसान से ही तुलना किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका नाक जो है भैंस का नाक के समान। तो हमेशा याद रखना है, जिस तरीका से ये राइट मान दिया हुआ, राइट वाला का मान दिया हुआ, तो यहाँ गुना होगा, ठीक है। राइट वाला का मान जैसे दिया हुआ है उस तरीका से हम लेफ्ट वाला को भी पहले बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखें, राइट में जो है आपका अभाज्य संख्या के गुणनखंड का रूप दिया हुआ है, तो हम सब राइट वाले लेफ्ट वाला को भी पहले अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ना चाहे, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं ये आपको आता होगा, आप सब बचपन में पढ़े होंगे। 156 156 को इस तरीका से जो है हम सब गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए 2 से अगर हम करते हैं तो 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर इसको 3 से अगर काटते हैं तो 13 तिया 39, ठीक है। अब ये कटने वाला है, तो जिस तरीका से ये राइट में गुणनखंड दिया हुआ है तो हम सब लेफ्ट में भी गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 2 पर पावर, यहाँ देखिए 2 कितना है, 2 गो, 2 कितना है जी, 2। तो इसको 156 को हम गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। जितना है पहले हम एलएचएस जो है, एलएचएस को देखिए गुणनखंड के रूप में लिख दिए, आरएचएस जो है वही रहने दीजिए। 2 पर पावर एक्स गुना 3 टू दी पावर वाई गुना 13 पर पावर जेड, इस तरीका से, है ना। तो जब पहले आपको अगर आरएचएस में गुणनखंड दिया हुआ है तो आप एलएचएस को भी गुणनखंड बनाइए,
अब अपने जैसों से तुलना करना है ना, तो 2 का तुलना 2 से करेंगे, 3 का तुलना 3 से करेंगे, 13 का तुलना 13 से करेंगे। तो देखिए 2 का पावर यहाँ पर है x, जबकि 2 का पावर यहाँ पर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ना, तो x का मान जो निकल के आता है आपका, x का मान निकल के आता है 2, और इसी प्रकार y का मान निकल के आएगा 1, और z का मान निकल के भी आएगा 1। अगर ये तीनों को हम जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, तो ये 2 1 3 और 1 4, यानी आप कह सकते हैं सर x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आया वो 4 आया। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीका से आपको RHS देगा, ये RHS वाला जैसे देगा उसी तरीका से आपको LHS भी बनाना होगा, और LHS बना करके और सेम घात वाला, सेम आधार का, एक समान आधार वाला का एक समान घात से तुलना करेंगे। और यहाँ पर सही आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये कह रहा है कि अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 15 है कैसी संख्या। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका रूट 10 दिख रहा है, रूट 10 और गुना रूट 15 की बात हुआ, तो आप चाहे तो इस रूट 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और फिर गुना में लिख सकते हैं 15 को 3 गुना 5, ठीक है। और ये बिना जो दोनों रूट में है, ये दोनों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो रूट 2 गुना रूट 5, और इसी तरीका से यहाँ रूट 3 गुना रूट 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए रूट 5 गुना रूट 5, तो 5 निकल के आएगा, रूट 5 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जबकि ये रूट 2 गुना रूट 3 जो है वो रूट 6 ही रह जाएगा। तो आप कभी गौर करिएगा कि रूट 5 और रूट 6, ये रूट 6 का पूरा पूरी वर्गमूल होने वाला नहीं है। तो अभी आपको बताएं कि जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होगा वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछता कि रूट 10 में हम क्या चीज से गुना करें कि परिमेय संख्या हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा रूट 10 में रूट 10 से गुना करेंगे, ताकि रूट 10 गुना रूट 10 हो जाएगा 100। अब 100 का वर्गमूल निकल के आएगा कितना, 10, और 10 जो है वो आपका एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि p बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है 0.105, 105, ठीक है। पहले तो इसको सिंगल सिंगल बोलना है, इस बात को हमेशा याद रखना। तभी इसको 105 नहीं बोलना है, 0.105, ठीक है, इसको सिंगल सिंगल बोलना है। अब कह रहा इसको जो है अंश बटा हर के रूप में लिखना, या फिर आपको कह रहा p बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में लिख सकते हैं। इसी कहा जा सकता है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आप कुछ मत करिए, सबसे पहला काम, अगर इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और दशमलव को अगर आप हटाते हैं तो इसके बाद 3 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है बाबू, 3 अंक। तो 3 जीरो आपको पहले दे देना, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप सब जो है 21 को 105 को आप काट सकते हैं 21, और 1000 को भी काटिए 5 से, सॉरी इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से काएं 5। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 200। अब ये कटने वाला है नहीं। अब आपका आ गया 21 बटा का 200, 21 बटा 200, ठीक है। अब थोड़ा समझिए कि यहाँ से हम ऑप्शन भी अगर छांटना चाहें तो छटने वाला नहीं है। सबके अंश में देखिए 21 21 दिया हुआ, तो कोई ऑप्शन यहाँ छटने वाला नहीं। अगर सबका अंश अलग अलग होता तो यहाँ से ही हम कहते हैं कि ये इसका आंसर होता है, लेकिन सबका अंश समान है। तो अब हम सब क्या करेंगे, ये जो नीचे में आपका 200 दिखाई दे रहा है, इस 200 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 200 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से काटना है 100, फिर 2 से काटना है 50, फिर 2 से काटना है, ये आपका हो जाएगा 25, और फिर अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 25 है, और 5 से काटेंगे तो फिर 5। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि 2 जो है 3 आ रहा, 2 कितना संख्या में 3, और लेकिन 5 कितना आ गया 2। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं 21 बटा 2 पर पावर 3 और गुना 5 का पावर 2। अब चाहे तो आप गुना करके चेक कर सकते हैं कि 2 पर पावर 3 का मतलब 8 और 5 पर पावर 2 का मतलब 25।
तो 25 अठे 200। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो कह रहा है कितना के रूप में लिखिए, तो आप पहले इसको अंश बटा हर के रूप में करिए। ठीक है, अंश बटा हर करने के बाद नीचे हम कह रहा 2 और 5 के गुणनफल के रूप में लाइए, तो हम इसको 2 और 5 के गुणनफल के रूप में ले आए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा आपका, तो 7 नंबर क्वेश्चन हाँ 7 है ना। तो अब आइए 7 नंबर में कह रहा कि दो संख्या का मौसा, सॉरी मौसा दे दिया है आपका 25। ठीक है, और लसा दे दिया है आपका 50। कह रहा दो संख्या का गुणनफल होगा, तो हमेशा याद रखिएगा पहली संख्या, एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का सूत्र होता है लहसा और गुने मसा। ठीक है, यानी लघुत्तम समावर्तक और गुने महत्तम समावर्तक। इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। इसको और भी कैसे देता है क्वेश्चन परीक्षा में, तो देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा, पहले आप इसका पूरा डिटेल समझिए कि सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का जो मान होता है ना, वो लसा और गुने मासा के बराबर। पहले तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आपको ये कहे कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए गुना बी का मान किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा इसी का लसा लेना है। तो लसा को हम सब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन एलसीएम कहते हैं, और किसका मसा निकालना हुआ, तो ए गुना बी, ए और बी का मसा निकालना है, तो एलसीएम ऑफ ए बी, और फिर इसी का मसा निकालना है, तो मसा को हम सब एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी, है ना। तो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, तो याद रखिएगा ए गुना बी का जो मान होगा वो एलसीएम ए गुना बी और बटा एचसीएफ ए गुना बी के बराबर होता है। और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपसे परीक्षा में पूछेगा। कभी कभी तो क्वेश्चन इस तरीका से निकाल के आपको देगा कि एलसीएम ऑफ ए बी और गुना एचसीएफ ऑफ ए बी और बटा ए गुना बी का मान होगा। इस तरीका से क्वेश्चन देगा। तो देखिए यही चीज क्या किया, जो यहाँ गुना में है इसको उठा के भाग में कर दिया, ये वाला जो टर्म है इसको उठा कहाँ लेकर आया, भाग में लेकर आया। तो भाग में अगर चले जाते हैं क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो फिर एक होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि लसा गुने मसा बटे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना होता है, तो एक गुना बी का मान जो है इसका मान पूरा एक के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसको और देखें तो अब आते हैं ये क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में आपको ये दे दिया है कि मसा का मान जो है 25 है और लसा का मान 50 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अभी कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो याद रखिएगा लसा गुने मसा, तो मसा है आपका 25 25, और मसा है आपका, सॉरी ये गलती हो गया, लसा है आपका 50 और मसा है 25। अगर ये दोनों लसा और मसा का हम गुना करते हैं तो जो मान आएगा वो आपके पहली संख्या को दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 25 25 25 से 125, और एक जीरो है वो जीरो आ जाएगा, है ना। तो 1250, 1250 आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद क्या रखना है इसमें, जो हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे पहले उसको सिखा देते हैं। ठीक है, ये कोई संख्या मान लीजिए ए है, इस संख्या में हम सब बी से भाग दे रहे हैं, तो याद रखिए जिससे भाग दिया जाता है इसको हम सब भाजक कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है ना उसको हम सब भाज्य बोलते हैं। ठीक, और जो भागफल होता है, भागफल को हम सब क्यू से इंडिकेट करते हैं। भागफल को हम सब क्या चीज से इंडिकेट करेंगे,
क्यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जो अब नीचे में आएगा शेषफल, शेषफल रिमाइंडर होता है, इसको हम सब आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये देखिए आपका शेषफल हो गया। तो इस तरीका से आपका ये पूरा शेड्यूल हो गए। अब इसमें आप सब बचपन में पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। और इसी को अब 10वां में क्या लिख दिया गया है कि भाज्य को वो ए से इंडिकेट किया। देखिए यहाँ पर जो है भाज्य ए है, तो भाज्य को ए कहा, भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यानी एक नियम निकल के आ गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसी को जो है कहा जाता है, हम सब इसका नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरियम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरियम, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरियम में कहा जाता है। और इसमें जो है इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए, ए आपका भाज्य है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर शेष होता है ना। अब शेषफल के बारे में भी एक प्रश्न आता है, जो यहाँ देखिए फिर से हम निकालते हैं इसको शेषफल के बारे में कि शेषफल क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर हम आपको बोले कि 3/3 करिए, है ना, तो इसको आप जब भाग दीजिएगा तो 3/3, 3 × 3, शेषफल का मान आया 0। अगर यही चीज हम आपको कहेंगे 3/4 करिए तो 3 × 3, अब शेषफल का मान आया 1। अगर यही चीज हम आपको बोले 3/5 करिए तो 3 × 3 और शेषफल का मान आया 2। फिर अगर हम बोले 3/6 करिए तो 3×2 = 6 और शेषफल का मान आया 0। इस तरीका से आप देखिएगा कि ये जो शेषफल आ रहा है वो हर बार भाजक से क्या छोटा, 3 से छोटा 0, 3 से छोटा 1, फिर 3 से छोटा 2, फिर 3 से छोटा आपका 0। तो आप ये देख रहे हैं कि जो शेष फल है, शेषफल का मान 0 के बराबर तो हुआ और 0 से बड़ा भी हुआ, 0 के बराबर भी हुआ और 0 से बड़ा भी हो रहा। देखिए 0 से बड़ा 1 है, 0 से बड़ा 2 है ना। लेकिन ये हमेशा ही इस वाले भाजक से ये क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है और भाजक से क्या होता है जी, छोटा होता है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया कि शेषफल का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और शेषफल से भाजक से छोटा होता है। इसी को प्रश्न में आपसे क्या देगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए क्या सही है। तो आर के लिए सही है कि आर का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए, शेषफल के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा कि भाग एल्गोरियम में, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरियम भी कहेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान दे दिया है, q का मान दे दिया है, r का मान दे दिया है, a का मान पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर में टोटल 4 चीजें हैं। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है ना, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। टोटल 4 चीज है। इस 4 में से कोई भी जो है आपको 3 दे देगा। 3 हर बार दिया रहेगा, चाहे जैसे दे वो 3 हमेशा दिया हुआ रहेगा। और एक आपसे पूछेगा, एक आपसे पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है, जो यहाँ मान दिया हुआ है उस मान को उठा के यहाँ पर लाके बैठा दीजिए। जो दिया हुआ है उस मान को उठा के लाके बैठा दीजिए। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए a बराबर b, अच्छा इसको हटा दे, पहले इसको जो है हटा देते हैं। ये हट गया। ये आपका
कट रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ये देखिए, ये आपका हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ए का मान आपसे पूछ रहा है, बी का मान दिया हुआ 61 क्यू का मान दिया हुआ है 27 और आर का मान दिया हुआ है 32। आर का मान कितना है जी? 32। देखिए, ये जो आर होगा ना हमेशा इससे छोटा होगा, 20 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 गुना 61 अगर हम करते हैं, 61 गुना 27 अगर निकालते हैं तो निकालिए इसको, 7 इक्कीस 7 और 7 छक 42। फिर हम 2 से गुना करेंगे, 2 और 6 दूनी का 12, तो निकल के आएगा आपका 7 और 2 दूनी 4 और 4 2 6 और 1 1647 जोड़ना है इसको। 1647 में 32 को जोड़ दीजिए तो 7 2 9 4 3 7 6 और 1 1679 है, 1679। तो 1679 कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है 1679। तो आपका 8 का जो है पहला ऑप्शन हुआ। और इस बात का हमेशा याद रखना है, तो मैं पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं इस तरीका से, तो थोड़ा सा परेशानी तो आएगा, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से अगर आपको दिया रहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में टोटल 4 टर्म है, इस बात को आप याद रखिए। टोटल 4 है, 4 में से आपको 3 हर बार दिया रहेगा, चौथा आपको निकालना है। जिसका मान निकालना है वहां पर रख दीजिए और बाकी हल करके उसको जो है निकाल दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 8 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहाँ है? ये सब जरूर याद रखें। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये याद रखना होगा आपको, विषम धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? तो जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, ये आपका सम होगा। ये आपका क्या होगा? सम होगा। और जिसके अंत में 1 3 5 7 9 होगा, ये आपका विषम, ठीक है। ये पहचानने का तरीका। तो यहाँ देखिए जी, ये अंतिम में आपका 1 है तो विषम है, ये 2 है सम है, 4 है सम है, 6 है सम है। तो एक ही को कह रहा, विषम कह रहा, तो विषम के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग में लगा। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला? क्वेश्चन 10 भी बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा। देखिए 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन करा दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या। इस बात का भी याद रखना होगा आपको कि दो लगातार सम संख्या बोले, या ऐसे भी आपसे पूछ रहा है कि दो लगातार विषम संख्या पूछे, तो दो लगातार सम संख्या बोले या दो लगातार विषम संख्या पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि दो लगातार अगर सम संख्या बोला तो सम संख्या का मसा 2 होगा और विषम संख्या का मसा 1 होगा। दो लगातार सम संख्या का मसा 2 होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, और दो लगातार विषम संख्या का मसा 1 होता है। इसी में आपसे कह सकता है कि दो लगातार अभाज्य संख्या का मसा होगा, अभाज्य संख्या का मसा होगा। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या का भी मसा कितना निकल के आएगा? 1 ही आए। और ये बात भी आपको याद रखना है कि जिनका मसा 1 होगा, जिन दो संख्या का मसा अगर 1 होगा, इस वाले अवसंख्या को हम सब बोलते हैं
सहअभाज्य संख्या, इस वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। जिसका मसा एक होगा उस संख्या को हम जो है सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जिन दो संख्याओं का मसा एक होता है इसे हम सब सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करा था दो विषम संख्या का मसा एक होता, अगर सम संख्या कहता तो ऑप्शन 2 हो जाता, अगर सहअभाज्य संख्या बोलता तो भी ऑप्शन एक ही रहता, मतलब एक आंसर आता है इसका, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बारे में कह रहा था, देखिए ये क्या है ना कि पहले 1 3, फिर डबल 1 3, फिर ट्रिपल 1 3, फिर 4 1 3, इस तरीका से। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद अगर एक्स बाई, डबल एक्स बाई, ट्रिपल एक्स बाई, इस तरीका से अगर कोई रूप रहे तो ये ऑलवेज ही अपरिमेय संख्या का रूप है, ये अपरिमेय संख्या बनाने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कहे चाहे घटाव कहे चाहे गुणनफल कहे, हर बार जो आएगा वो आपका अपरिमेय संख्या निकल के आएगा, ठीक है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हर बार अपरिमेय संख्या आता है। फिर से देखिए यही क्वेश्चन है, 0.57 के ऊपर एक रिंग है, करा सरलतम रूप क्या है? आपको हम बताएं, पूरा संख्या लिख लीजिए, जितना संख्या पर एक रिंग नहीं है सबको घटा दीजिए, और उसके बाद जितना संख्या पर एक रिंग है सबके लिए 9 दीजिए, और दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं है उसके 0 दीजिए। तो देखिए दशमलव के बाद एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है, तो 9 नहीं, 0 नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 57/99, और इसको आप सब काटिए, 3 से काटिएगा तो 19 तिया 57, और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 33 तिया 99, यानी 19/33। देखिए ऑप्शन नंबर जो है पहला में ही है, 19/33, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन 13। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्या ये 14 नंबर क्वेश्चन भी देखिए हम आपको पीछे क्लास में करवा चुके थे, आप सब इसको खुद भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन का रहा 140, तो आप क्या करिए, पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से करिएगा 70, फिर 2 से करिएगा 35, फिर 5 से करिएगा 70। इस तरीका से अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए, और 140 को आप लिखिएगा 2 पर पावर 2, 5 का पावर 1 और गुना 7 का पावर 1, और बराबर में इसका दिया हुआ है 2 पर पावर x गुना 5 का पावर y और गुना z, 7 का पावर जो है वो z है। इस तरीका से आपको बताए थे कि 2 का पावर 2 मतलब 2 का घात का तुलना 2 से, 5 का घात का तुलना 5 से, 7 का घात का तुलना 7 से। तो x का जो मान निकल के आया 2 है, और y का मान निकल के आया 1 है, और z का मान निकल के आया वो 1 है ना। आपसे पूछ रहा है ना कि ये दोनों x प्लस y, ये दोनों को जोड़िए और बाई जेड को हटाइए, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा, 2 और 1 3 होगा। फिर 3 में अगर 1 घटेगा, ये घटेगा, तो आपका निकल के आएगा कितना 2, यानी x प्लस वाई माइनस जेड का जो मान आया वो 2 है। तो क्वेश्चन 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा इतना है, क्या है, बिना हल किए हुए हम कुछ नहीं कहेंगे, सबसे पहले हल करना है। तो 6 और प्लस अंडर रूट 125, 125 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 5√5, ठीक है। फिर ये माइनस से इसमें हम जब गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा -3 -√5 और प्लस 1 और -4√5, इस तरीका से। देखिए सबसे पहले ये परिमेय संख्या से तो हमको कोई मतलब है नहीं, परिमेय संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको देखना है कि अपरिमेय संख्या इसमें रहता है कि नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ -√5 और यहाँ -4√5 है ना, तो -4 और -1 जो है वो -5√5 निकल के आएगा, और यहाँ पर देखिए +5√5 है और यहाँ पर -5√5 है, तो इस हिसाब से ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा। तो अपरिमेय खत्म हो गया, तो जो बचा उसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे, जो बचा उसको हम सब परिमेय बोलेंगे। क्वेश्चन 16 नंबर का रहा इतना को p/q के रूप में लिखिए। इसके ऊपर रेकरिंग नाम का चिन्ह है, 0.375 है, दशमलव हटाइए तो नीचे में 2 0 3 0 बैठेगा, और एक्चुअल में यहाँ कह रहा